गवर्नमेंट सप्लाई में जाता है, 30% लाइब्रेरियों में जाता है, 10% समीक्षा वगैरह में, और बाकी 10% कॉम्प्लीमेंट्री कापी और डैमेज में चलता है। एक तो हमारे यहाँ लोग किताब पढ़ते ही नहीं। आजकल जब टीवी का खंड पाठ होता रहता है तो किताब पढ़ना तो लोग ऐसे ही छोड़ते जा रहे हैं। तो कैसे लोगों का आकर्षित किया जाए, तो आप ये कोशिश कीजिए। और ये आपका जैसे कि वो खेल की भाषा में बोलते हैं, मेड इन अपीयरेंस, पहला ही टेस्ट मैच है इनका और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे भी बढ़िया रिसर्च वर्क पेश करेंगे। हमारे कई भावक श्री अमृत जी का आशीर्वचन किताब के संदर्भ में हम लोग को बताए, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत धन्यवाद ज्ञापन करके। और मैं उम्मीद करना चाहूँगा कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, हमारा अगुआ है एक स्पीकर हैं, स्पीकर को तो स्पीक करना भाग्यशाली अवसर पर मौजूद है सर, इसीलिए सारे लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि आप इस बीच में जरूर ही आशीर्वाद हमें देंगे। आज के कार्यक्रम मुख्य रूप से आदिवासियों की परंपरागत न्याय व्यवस्था पुस्तक के लेखक डॉक्टर योगेश कुमार जी पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम है। और इस विमोचन कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हम सबों के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित में जस्ट हमारे पत्रकार जगत के जाने माने हस्ती अमृत जी, अपने विधायक साथी डॉक्टर जीतू चरण राम जी, इतिहास विभाग के प्राध्यापिका डॉक्टर गीता मिश्रा जी, अपने नारी शक्ति के रूप में हम सबों का सहयोग कर रहे अपने माननीय श्रीमती वीरामुंडा जी, पुस्तक के लेखक डॉक्टर योगेश कुमार जी आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अपने जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गिरिधारी राम गुरु जी, डॉक्टर ठाकुर जी, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी लोगों को मैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, हार्दिक शुभकामना भी देता हूँ। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने योगेश जी की जो रचना इसके संदर्भ में उनका गाइड कहा जाए, चाहे इनके निर्देशन में यह पुस्तक लिखी गई, निश्चित रूप से विषय को बड़े गंभीरता के साथ विचार करने का प्रयास कर रहा था। जी ने विषय को आर्थिक ढंग से रखने का प्रयास किया। मैं निश्चित रूप से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ शब्दों का उल्लेख, क्योंकि अब बोलना यहाँ मजबूरी भी है, स्पीकर तो मैं जरूर हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, लेकिन स्पीकर का काम है कि ज़्यादा सुनना और कम बोलना। लेकिन अपने अभिभावक बलबीर जी जो मार्गदर्शन मिला, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से उस पुस्तक के लेखक के द्वारा उल्लेख किया गया कि परंपरागत न्याय व्यवस्था, और यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं उन जनजातियों में जो परंपरागत न्याय व्यवस्था की जो परिपाटी आदिकाल से चला है, उसमें अगर हम चर्चा करेंगे तो मुख्य रूप से संथाल, मुंडा, तीन जो मेजर ट्राइब, और तीनों जनजातियों में जो न्याय प्रक्रिया है जिसको हम लोग सामाजिक व्यवस्था के तहत उसको मानते हैं, उसमें हम अगर बात करेंगे तो माझी परिगणित है, मुंडा मान की व्यवस्था है, और पढ़ा
संयोग है आज कि मेरा जब PhD भी मेरा हुआ है तो इसी से मिलता जुलता करके गाँव जनजाति की और पंचायती राज व्यवस्था और आधुनिक जो पंचायती राज व्यवस्था इसकी एक कोऑपरेटिव स्टेट तुलना करना और उसी तरह का उनका भी करीब करीब मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, साधुवाद भी देना चाहता हूँ कि विषयों का उल्लेख अपने जगदीश जी के इस पुस्तक में है। मैं तो कहना भी चाहता हूँ कि जिस तरह से परंपरागत जो हमारी जो न्याय व्यवस्था है, मैं बड़ा शोध में कहना चाहता हूँ कि आधुनिक जो न्याय प्रणाली है उससे थोड़ा भिन्न है, लेकिन मजबूत है। कहने का माने कि ऑब्जर्व समाज उसको ऑब्जर्व कर सके, ऐसी परंपरागत न्याय व्यवस्था वर्षों से हमारे समाज में, और उसमें न्याय प्रणाली में एक विषय का उल्लेख विशेष रूप से किया गया कि आम सहमति। और न्याय प्रणाली में जो बेसिक चीज जो है उसमें है कि सभी लोगों का बात सुनने के बाद जो मेजर कंसेप्ट जो आता है उसके आधार पर न्याय सुनाना चाहे न्याय को देना। लेकिन हम लोगों के समाज में जो व्यवस्था है आम सहमति, मैक्सिमम प्रयास किया जाता है कि भाई आम सहमति हम बनाएं। वोटिंग राइट का व्यवस्था हम लोगों में नहीं। ये विषय हमारे परंपरागत व्यवस्था में एक हम लोगों को लगता है कि मूल जो विषय है, चीज जो कहा जाए, ये हमारे समाज में है। आज के परिप्रेक्ष्य में अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जिनका गहन अध्ययन भी है, और मैं तो अपने इनसे आग्रह भी कर रहा था कि मैं आपका बात निश्चित रूप से सुनूंगा, और सुनने में कुछ विषय मुझे भी लगता है कि समय समय पर इनका बात हम लोगों को सुनने में अच्छा भी लगता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ हैं डॉक्टर योगेश जी को, और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए मिश्रा जी का आशीर्वचन आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं सर। आज के लोकप्रिय, तो झारखंड के लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्मप्रिय जन नेता पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं श्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री अरविंद मुंडा जी से अदा करता हूँ। आदिवासियों के परंपरागत न्याय व्यवस्था नामक पुस्तक, इसके लेखक डॉक्टर योगेश कुमार जी जिनके पुस्तक का विमोचन आज इस सभागार में संपन्न हो रहा है, और इस अवसर पर हमारे बीच में यह हम सबका सौभाग्य है। मैं समझता हूँ सभागार में बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं था कि हमारे स्पीकर साहब भी यहाँ पधारने वाले हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राज्य के झारखंड विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर दिनेश उरांव जी हम सबके बीच में मौजूद हैं। तो मैं हम सब उपस्थित तमाम लोगों के तरफ से मैं स्पीकर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर माननीय विधायक कांके डॉक्टर जीतू चरण राम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और जिनका परिचय कराना मैं समझता हूँ कि संभव नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में खासकर उनका जो परिचय है, वैसे हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बलबीर दत्त जी,
इस पुस्तक के संदर्भ में और उसके मार्गदर्शन में यह पुस्तक है। डॉक्टर जोगेश कुमार जी ने पूरा किया है, लिखा है। वैसे हम सब के बीच में एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग के डॉक्टर गीता ओझा जी, इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर दिव्यन पांडे जी जो डीन है रांची विश्वविद्यालय आनंद के, पूर्व विभाग अध्यक्ष TRL ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज के डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू जी, नंदकिशोर मांडी जी, पवन पासवान जी, गौरी शंकर जी, मुकेश ठाकुर जी, सूरज देवघरिया जी और मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोई जी और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, और प्रेस के मित्र, श्रीमती मीरा मुंडा जी वो भी हमारे बीच में साथ में रहती है, पर कभी कभी नाम भूल जाता हूँ। अभी आपकी खबर लेंगे क्या? सबसे पहले तो इस पुस्तक जो हम सबके सामने आई है, जिसका विमोचन हुआ, के लेखक डॉक्टर जोगेश कुमार जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने अथक परिश्रम से इस पुस्तक को पूरा किया और काफी इस पर उन्होंने अध्ययन करके, जिसमें मैं देख रहा था कि रेफरेंस में करीब 800 से अधिक ऐसे जर्नल्स, बुक्स जो विभिन्न समय में विभिन्न ऐसे लेखकों के माध्यम से हो या जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, जो जिन लोगों ने ऐसा चीज़ों के बारे में कुछ कुछ तथ्यों को उजागर किया। अब उस समय के लिखे पुस्तक के दृष्टिकोण क्या रहे या किस पक्ष को देख करके लोगों ने लिखा, यह भी एक अध्ययन का विषय है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन जो लोगों ने लिखा उसी को संदर्भ के रूप में लेते हुए एक निष्कर्ष और आगे कुछ चीज़ों को इमेजिन करके समझना, तथ्यों को ढूंढना, ये बहुत कठिन कार्य है। पुस्तक में समेटना मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कार्य जिसको लेखक ने पूरा किया है। पुस्तक आप पढ़ेंगे और कुछ विषय प्रवेश के माध्यम से पुस्तक की जानकारी और लेखक ने अपने से भी उद्गार व्यक्त किए है। मैं उसकी चर्चा बहुत अधिक नहीं करूँगा, पर आदिवासियों के परंपरागत व्यवस्था जो इस पुस्तक में आई है, बचपन में जिसको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हमें भी है, ये हम सब जानते हैं कि भारत की बात अगर ले तो ये बहुजाति बहुप्रजाति
इसकी अपनी चरित्र है। लेकिन यदि हम पूरे दुनिया को देखें तो हम आज एक एथनिक दृष्टि से आदिवासी की बात करते हैं कि क्योंकि वो आदिम विशेषता से चली आ रही है और उस पर हम खोज करते पढ़ते हैं। लेकिन पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो जो प्रजाति है, जो रेस है, उसको किस रूप में हम देखते हैं। कितने रेसेस हैं, कितने सब रेसेस हैं, और उसके दृष्टि से कास्ट के रूप में हमारे सामने जैसे आदिवासियों के आदिवासी वर्ग के रूप में हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 32 जनजाति, 32 ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल अलग अलग जाति है उसमें, जिसमें एथनिक कैरेक्टर है, एथनिक आइडेंटिटी है, आदिम विशेषताएं। वैसे ही अगर हिंदुस्तान को देखें तो कितनी जाति, और अगर दुनिया को देखें तो कितनी जाति और कितनी प्रजाति और कितने रेशियल तरीके से है, रेस कहाँ से है। ये बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि इसको ध्यान में रखते हुए और भी कई चीज़ें आने चाहिए, आएंगी। लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था यदि आप आज़ादी के कालखंड में अध्ययन करेंगे कि हम लोगों ने चर्चा किया इस देश में स्वराज का, स्वराज, जिस स्वराज के बारे में हमने चर्चा किया उसका अर्थ हम आज तक समझ पाए कि नहीं, ये बड़ा कठिन विषय हो गया। अब जैसे व्यवस्था के दृष्टि से अगर देखेंगे तो ट्राइबल को, आदिवासियों को हम क्यों अलग से पहचान पाते हैं? क्योंकि उसमें वो विशेषता जो सेल्फ रूल की है। आज देश में जो बात हो रही है या दुनिया में जिस तरीके से बात हो रही है, जो शासन पद्धतियां विकसित हुई है या आदि परंपरा के आधार पर जिस तरह की शासन व्यवस्था चली आ रही है, उसको और इन विशेषताओं से आधारित जो हमारे विभिन्न जातियां हैं, आदिवासी समुदाय, जिसकी न्यायिक व्यवस्था बहुत दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग आए, 91 के आसपास में, 91-92 के आसपास। उन लोगों के साथ मैं एक सप्ताह रहा। आज उनकी आबादी पूरे ऑस्ट्रेलिया में मात्र 50,000, मात्र 50,000 है, और वो भी डिटोरिएशन के तरफ। अब ये बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा विषय ये हो सकता है कि डिटोरिएशन क्यों हो रहा है। आज जिस बात का उल्लेख अपने निष्कर्ष में डॉक्टर योगेश कुमार जी ने किया है कि ऐसे चीजों के बारे में जिसे हमें सतर्क रहना चाहिए, एक बहुत बड़ा पक्ष, बहुत बड़ा विषय। और जब हम लोकतांत्रिक पद्धति से जीने वाले राष्ट्र हैं, इसमें और गंभीर विषय वस्तु उभर करके सामने आ। न्यायिक व्यवस्था, सेल्फ रूल का जो कॉन्सेप्ट है, स्वराज का मूल विषय यही था कि हमारा जो रूल होगा, एक पक्ष है जो क्राइम, जनरल क्राइम है, उससे हट करके
बाकी हर आदमी स्वयं को शासित करे, ऐसी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर देश का मौलिक, क्योंकि हमारे अगर आप देखेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इसके वैल्यूज। इसके जो वैल्यूज है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, वही उसका परिचय। सामाजिक तरीके से यदि कोई निर्णय हो जाता है, उस गांव के सारे लोग उसको मान्यता देते हैं अलिखित रूप से। आज लिखित रूप से मान्यता नहीं मिल रही है, ये समस्या हमारे बीच में पैदा हो गई। तो सामाजिक व्यवस्था का जो अलिखित स्वरूप है, उसकी महत्ता यदि आज बनी हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको, ये एक चुनौती का विषय है कि आज उस न्यायिक व्यवस्था के आधार पर भारतीय व्यवस्था को हम कैसे देखें। और यही द्वंद्व का कारण है। ये सारे द्वंद्व के पीछे का जो समस्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेखक ने इस पर भी आंशिक रूप से इस न्यायिक व्यवस्था के आधार पर ही उद्धृत किया है कि कैसे कैसे बदलाव आ रहा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में लगातार बदलाव आता रहता है, लेकिन पूरी तरीके से चरित्र नहीं बदलता है। और चरित्र बदल जाने से, संस्कृति बदल जाने से आदमी अपने आप में खो जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें सुधारात्मक दृष्टि से, और वह मैं समझता हूँ कि सभी वर्गों में हुआ है, सभी क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन उसके मूल अवधारणा या मूल पहचान को मिटा करके नहीं हुआ। उसको कैसे बनाए रखा जा सके, मुझे लगता है कि इस पुस्तक के माध्यम से यह भी दृष्टिकोण अपनाया गया है। न्यायिक व्यवस्था के बदलते परिवेश और बाकी चीज़ों को उद्धृत करते हुए, और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं है। यह निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि एक सराहनीय प्रयास हुआ है। आगे इसी तरह के जैसे पुस्तकें आती रहे और हम सबके बीच में हमें जानने का मौका मिले। और मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में जैसे चर्चा हो रही है ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा वैल्यूज अगर है तो मैं समझता हूँ कि इस ट्राइबल एथनिक आइडेंटिटी में है, एथनिक पहचान में है। उस पहचान को बरकरार रखते हुए कैसे लोग आगे बढ़े, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत आज सबको महसूस हो रही है। ऐसी पुस्तकें लगातार आते रहे, हम चीज़ों को आगे आगे बढ़ाते रहें। और जो न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड मैं समझता हूँ कि एक नया, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पुराने जितने जिसके रेफरेंस बुक है सब इंग्लिश में, हिंदी में पुस्तक आने से मैं समझता हूँ कि सहजता और ज़्यादा महसूस हो। और इसके लिए भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे हिंदी में उन्होंने पुस्तक लिखी है। इसके साथ साथ ही जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन सारे चीज़ों में भी ज़्यादा से ज़्यादा बातें आए। और जब हम आदिवासी वर्ग की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है जहाँ हमें कार्य करने की आवश्यकता है। चूँकि हम लोग पॉलिटिकल लोगों में से हैं, कुछ भी अगर हम यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे वो भी उपयुक्त नहीं है, और पत्रकारिता सब में तो और ज़्यादा है। तो इसलिए मैं पुस्तक तक ही अपने को सीमित करता हूँ। और बाकी जब मुझे जोगेश जी ने कहा कि ये पुस्तक का विमोचन हम सबको करना है, तो पुस्तक देखा, पुस्तक दिया, और फिर मैंने कहा कि पुस्तक विमोचन करना है। कहाँ करना है कुछ ये तय नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा कि बुद्धिजीवियों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती, आप संख्या बताइए तो तो उन्होंने जब मुझे संख्या बताई तो मैंने कहा कि थे कि आपको अगर उपयुक्त लगे तो इसमें इतने लोग आ सकते हैं, तो जिसमें माइक की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वैसे मैं एक माइक टेम्पोररी रूप से यहाँ पर व्यवस्था किया था। माइक व्यवस्था वो माइक असल में बोलने के लिए नहीं है, गाने के लिए है।
बच्चों के लिए है, तो मैंने उसका, लेकिन वो समझ ही में नहीं आ रहा है, आवाज़ पीछे तरफ इसको कर रहा था। मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ पीछे तक जा ही रही हो, नहीं होगी तो मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। आपकी आवाज़ सबसे अच्छी आ रही है। तो फिर ऐसा हुआ कि यहीं पर विमोचन किया जाए, यदि किसी को कोई कठिनाई ना हो, सबसे आप बात कर लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर यह उपयुक्त जगह है, हो सकता है, और ये यहाँ पर संपन्न हुआ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये मेरा दुख की बात यही है कि मैं अपने ही घर में गेस्ट बन के बन रहा हूँ। क्योंकि कार्यक्रम अभी इनका है, इसलिए आप गेस्ट कार्यक्रम तो इनका है, इसलिए आप गेस्ट नहीं, इस वेन्यू वाइज आप गेस्ट नहीं। हाँ, तो आप ये मान लीजिए कि हम अपने ही घर में शरणार्थी के तौर पर। बहुत अच्छा लगा सभी बुद्धिजीवियों से मिलकर के, और इस पुस्तक के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की पुस्तकें आनी चाहिए, और इन विषयों का उल्लेख किया है तो हो गया, लेकिन आगे कैसे उन सारे चीज़ों को हम व्यवस्थित कर सकें, लगातार हमारा प्रयत्न जारी रहना चाहिए। सरकार से भी हम लोग कहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, सारे चीज़ों को इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ही गवर्नेंस का सबसे मूल पक्ष है, तो वो कि हम लोग करते रहें। और मैं समझता हूँ कि इस समय और बहुत ज़्यादा नहीं करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आग्रह करूँगा कि हम सब यहाँ से भोजन करके ही चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचन और आशीर्वाद के लिए मुख्यमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, ज्ञापन करता हूँ। उसके साथ ही जो धन्यवाद ज्ञापन का एक औपचारिक होता है प्रत्येक कार्यक्रम का, तो मैं हमारे डीएन साहब इधर लगे हुए हैं, डॉक्टर विवियन पांडे जी, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ उनको कि आज के लोकार्पण समारोह के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। डॉक्टर विवियन पांडे जी। अर्जुन आवास में सर ने भी कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और सर की आवाज वहां तक जा रही थी, मेरी भी आवाज जा रही है शायद। वयोवृद्ध और वयोवृद्ध विद्यावृद्ध थी, जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, बलबीर दत्त जी, अर्जुन मुंडा जी, पूर्व लोग कहते हैं, मैं अभूतपूर्व कहता हूँ। शिक्षक को कहना ही चाहिए। इसका कारण यह है कि हमारे फुल पैंट का पिच जो बहुत अच्छी तरह है, इनके ही द्वारा वेतन वृद्धि के कारण है। 6 पे स्केल हम लोग तो लालू जी के समय में जो हम लोगों ने दुख झेला है, अभी भी स्मरण है जी। कम से कम साक्षी है दिनेश राव जी, गीता ओझा जी, और जो शिक्षक वृंद है यहाँ पे, जिनको 6 पे कमीशन का लाभ मिला था। अपने स्पीकर दिनेश राव जी, जीतू चरण जी, एक बार इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और कई बार सेमिनार के क्रम में आप आए थे मेरे पास, और मुझे लगा कि हाँ, इस व्यक्ति में मादा है, क्षमता है, और सच में जिस उद्देश्य के लिए हम लोग सोया था, आज उस रूप में हम हैसियत में हम इनको देख रहे हैं। मेरे लिए आदरणीय गीता ओझा जी, और जिसे मैं आज के दिन महात्मा कहना चाहता हूँ। उम्र कम है, अष्टावक्र भी उम्र में कम था। बंदा से महात्मा न तेसाम लोके स्थिराम जगत, ये निबंधा प्रबंधास्तु वाये तेसु प्रकृतिता। कहता है कि वंद्यास्ते, उसकी वंदना करनी चाहिए। महात्मा न, वह महात्मा है, और तेसाम लोके स्थिराम जगत, उसका यश जगत में स्थिर होता है। ये निबंधा प्रबंधास्तु, जो निबंधन करता है, माने किताब लिखता है, बातें तेज प्रवृत्तिता, या फिर किताबों में जिसकी चर्चा होती है। तो आज इन्होंने किताब लिखा है, निबंधन किया है,
और किताबों में अब इनकी चर्चा होगी। उम्र भले कम है मगर मेरे लिए बंदास्ते महात्मा न महात्मा है। और यहाँ उपस्थित सारे साहित्य और इतिहास प्रेमी बंधु, मुझको कहा गया था कि विमोचन समारोह में आना है, जानबूझकर मैंने पुस्तक को अपने हाथ में रखा। बाद में मालूम हुआ कि मुझे धन्यवाद ज्ञापन करना है। मुझको लगता है कि पहले विमोचन होना चाहिए और तब लोकार्पण होना चाहिए। विमोचन दो शब्दों का योग है। पहला उपसर्ग लगा हुआ है वी, और मोचन माने हरण करना, माने मोचन को विशेष करना। संकट मोचन स्मरण कर लीजिए, संकट मोचन नाम तुम्हारे हनुमान को कहा जाता है। संकट मोचन अपना मंदिर भी है वहाँ बनारस में। तो जो हरण कर ले, जो दूरी खत्म करे, जो बाधाओं को समाप्त करे, वह होता है मोचन। विमोचन दूरी को खत्म करना। और जब दूरियां खत्म होती है, अभी सभी लोगों ने किया है, ये पर्दा जो है दूरी है वो आप लोगों ने कवर को हटाया है और तब लोकार्पण हो रहा है। आज के दिन में जो दूरी थी पाठक और जो दूरी थी लेखक के बीच की, इस समारोह के द्वारा समाप्त हुआ, विमोचन हुआ और लोकार्पण हुआ। सार्थक है दोनों शब्द। अगर इस रूप में आप देखिए तो जिनके घर में हम लोग बैठे हुए हैं, लोगों ने कहा कि ये रिसर्च करते हैं, और जिस दिन मुंडा जी का नाम आया था तो हम लोगों को जब कमीशन पे 6 पे कमीशन का लाभ मिला तो पिताजी ने कहा कि तुम जानते हो इनके बारे में? तो जानना क्या है, अर्जुन मुंडा है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो कहा कि इस रूप में मत देखो, महाभारत वाले रूप में देखो। महाभारत वाले रूप में। कल भी मैंने बाबू जी से चर्चा की, बहुत उम्र उनके हो गई, अब 86 वर्ष के हैं, इसलिए कठिनाई होती है। अपना काम कर लेते हैं, यही मेरे भाग्य का है। मगर जो चीजें वो बताते हैं, जब भी मुझे कहीं रिफ्रेशर कोर्स में व्याख्यान देने जाना होता है, सब पिताजी के पास जाता हूँ शाम को, और बताएंगे 1-2 व्याख्यान के लिए पर्याप्त है। सर के पास बलबीर जी के पास में बाप पिताजी के साथ ही गया था पहली बार। मेरे पिताजी का नाम हुआ DN पांडे। तो उन्होंने कहा कि जो कहता हो, जिसका नाम हो, उस पर रिसर्च करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। नाम मैंने जानना आपका चाहा अर्जुन, और अर्जुन के विषय में जो प्रसंग आया है कि बृहंदला के रूप में, नपुंसक के रूप में वंश देश के राजा के यहाँ वो सभी थे, 5 भाई, और बृहंदला के रूप में थे अर्जुन, और सारे लोग चले गए थे। अंतिम समय आया है तब सारे लोग चले गए थे युद्ध करने के लिए कौरवों से, माने दुर्योधन के दल से। अकेला उत्तर बचा था, और जब उसको मालूम होता है कि गौशाला की सारी गायों का हरण हो रहा है, तो वह डिंग हाँकना शुरू करता है, तो मैं तो यह कर लेता, वह कर लेता है, सारथी ही मेरे पास नहीं है। क्या सारथी की क्या बात है भाई? तो बृहंदला ने कहा सरंधी को, यानी द्रौपदी को, उसको बताओ कि ये बृहंदला जो है वो अर्जुन के साथ बहुत समय तक रहा है, इसको उसकी कलाएं मालूम है, इसलिए उसको अपना सारथी बनाओ। उसको विश्वास नहीं हुआ। चलो तुम कहते हो मेरा सारथी बन जाओ तो मैं चलता हूं, मगर वह विशाल सेना जब देखता है कौरवों की, तब उसके छक्के छूट जाते हैं और वो भागना शुरू करता है। तो एक और उत्तर का केस पकड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े केस वाले बृहंदला माने अर्जुन दौड़े जा रहे हैं, और आगे आगे भाग रहा है उत्तर। तो उत्तर को उन्होंने पकड़ा केस से, और उस बच्चे को बैठाया अपने ये में, रथ में, और कहा उन्होंने कि मैं तुम्हारा, अब तुम यहाँ रहो, मेरा सारथी बनो, मैं करूंगा युद्ध, तुम करो युद्ध। तब उन्होंने कहा कि मैं ही अर्जुन हूँ। अर्जुन तुम हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन कहता यह गुण है, यह गुण है, यह गुण है, कि मैं अर्जुन हूँ। तो उत्तर ने कहा कि अगर तुम बता दो कि अर्जुन के 10 नाम कौन कौन से हैं, तो मैं तुमको मान दूंगा कि तुम अर्जुन हो। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन विभत्स विजय कृष्ण सभ्य साची धनंजय। और कहता है कि सबों का अर्थ बताओ कि अर्जुन का अर्थ क्या होता है, सभ्य साची का अर्थ क्या होता है, किरीटी का अर्थ क्या होता है, जिष्णु का क्या अर्थ होता है, फाल्गुनी का अर्थ क्या होता है, विभत्स का क्या अर्थ होता है,
विजय का क्या, धनंजय का क्या अर्थ होता है, अर्जुन ने सबों को बताया है कि देखो सारे देशों को जीत कर मैंने धन यानी कर लिया, धन लिया, इसलिए धनंजय मेरा नाम हुआ। ये कहता है कि हिमालय के उत्तर फाल्गुनी में मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए फाल्गुनी मेरा नाम पड़ा। फिर कहता है जिष्णु, जो कि देवताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इंद्र कभी हारते नहीं हैं, वैसे ही मैं नहीं हारता हूं, इसलिए जिष्णु हूं। और इंद्र ने मेरे गुणों को देख करके जब मैं 12 वर्षों के दरमियान एक बार गया था, तब उन्होंने युद्ध करने से पूर्व मुझे किरीट पहनाया था। मैं बहुत सुशोभायमान हो रहा था, इसलिए मेरा नाम किरीट पड़ा। और मेरा जो रथ है उसमें जितने घोड़े हैं वे श्वेत हैं, इसलिए श्वेतवाहन उसका नाम पड़ा। और जहां भी जाता हूं विजय प्राप्त करता हूं, इसीलिए मैं विजय कहलाता हूं। और कृष्ण इसलिए कहलाता हूं क्योंकि मेरे पिताजी मुझको देखा करते थे तो बहुत आकर्षित होते थे। तो कृष्ण का अर्थ ही होता है खींचने वाले। आज सुखद संयोग है कि जितने भी हैं सारे यहाँ बैठे हुए, मंच पर कुछ उधर भी, सारे के सारे महाभारत के पात्रों के